सुप्रभात। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज हम कृतिका भाग 2 में से जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना हैं। यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है। लेखक ने इस कहानी में उस समय का वर्णन किया है, उस समय की परिस्थितियों से हमें अवगत कराया है जब हम अंग्रेजों से आज़ाद हो गए थे। हमारा देश स्वतंत्र हो गया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ सत्ता से जुड़े हुए जो अनेक प्रकार के लोग थे, अर्थात जो राजनेता थे, उनकी गुलाम मानसिकता और विदेशियों के प्रति जो आकर्षण की भावना थी, उसी पर लेखक ने गहरा प्रहार किया है। दूसरा, इसमें पत्रकारिता के विषय में भी लेखक ने बताया है कि जो पत्रकार हैं उन्हें अपनी भूमिका ईमानदारी और सत्यनिष्ठता से निभानी चाहिए। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि नाक हमारे समाज में मान सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। हिंदी में नाक से संबंधित अनेक मुहावरे भी प्रचलित हैं, जैसे नाक कटना, नाक कटवाना, नाक ऊंची होना। तो इससे क्या तात्पर्य है? इन सभी मुहावरों का जो अर्थ है, वह नाक का जो इसमें अर्थ प्रतीत हो रहा है वह क्या है? मान सम्मान। तो यहाँ पर जॉर्ज पंचम की नाक से संबंधित जो ये कहानी है, यहाँ पर भी नाक शब्द से तात्पर्य मान सम्मान से ही है। तो सबसे पहले जॉर्ज पंचम के विषय में जानते हैं कि जॉर्ज पंचम कौन थे। जॉर्ज पंचम प्रथम ब्रिटिश शासक थे, विंडरसन राजघराने से संबंधित थे और इनका जो शासन काल था वह 1910 से 1936 तक था। ये राष्ट्रमंडल समूह के राजा भी थे और भारत के सम्राट थे। जॉर्ज पंचम भारत के पहले ऐसे सम्राट थे जिनको राजमुकुट पहनाया गया था। इन्होंने 1936 तक राज्य किया, लेकिन हमारा देश कब आजाद हुआ अंग्रेजों से? 1947 में। तो इसके बाद जो राजा बने, जिन लोगों ने हमारे देश पर राज्य किया, उन्होंने दिल्ली में इंडिया गेट के सामने कोरोनेशन पार्क में जॉर्ज पंचम की लाट स्थापित करा दी। लाट मतलब मूर्ति। तो जॉर्ज पंचम की मूर्ति वहां पर स्थापित करा दी गई, क्योंकि बच्चों ये आप सब जानते हैं कि जब जिसका भी राज्य होता है, जो भी राजा होता है, और उनसे पहले उनके जितने भी पूर्वजों ने राज्य किए हैं, तो वो जगह जगह पर उनका प्रचार प्रसार करने के लिए मूर्तियां स्थापित करा देते हैं। तो इसीलिए इनके बाद जो भी अंग्रेज राजा यहाँ पर आए, उन्होंने इनकी मूर्ति स्थापित करा दी। कहानी के प्रारंभ में ही लेखक ने एलिजाबेथ द्वितीय के बारे में बताया है कि वे हिंदुस्तान के दौरे पर आने वाली थी। तो हम पहले एलिजाबेथ के विषय में जान लेते हैं, जिससे ये पाठ पढ़ने में और समझने में हमें आसानी होगी। तो एलिजाबेथ के पिता ड्यूक ऑफ यॉर्क थे और ड्यूक ऑफ यॉर्क जॉर्ज पंचम के पुत्र थे और जॉर्ज षष्ठम के नाम से ब्रिटेन के राजा हुए। इसलिए जॉर्ज पंचम एलिजाबेथ के दादा थे। तो एलिजाबेथ ने 1961 में अपने पति फिलिप के साथ भारत, पाकिस्तान तथा नेपाल की यात्रा की थी। तो उसी समय का वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है और एलिजाबेथ का शासनकाल 1952 से वर्तमान समय तक है। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। पाठ आरंभ होता है उस समय से जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी और अखबारों में उनकी खूब चर्चा हो रही थी। जो बात लंदन में छप रही थी,
वही बात भारत में भी छापी जा रही थी। एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था। क्यों? क्योंकि उसका काम था उसकी ड्रेस बनाना, और उसे ये परेशानी थी कि जब इन जो महारानी हैं ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल, इन 3 देशों की यात्रा पर जाएंगी तो वहां पर अलग अलग ड्रेस पहनेंगी, तो क्या क्या पहनेंगी। और जो एलिजाबेथ थी उनका सेक्रेटरी भी और उनके जो जासूस थे वे भी तूफानी दौरा करने वाले थे महाद्वीप का। तूफानी दौरा मतलब जल्दी में ही, आनन फानन में ही आने वाले थे। क्यों? क्योंकि वो ये देखना चाहते थे कि महारानी से आने से पहले सारी व्यवस्थाएं, सुरक्षा इंतजाम अच्छे हैं या नहीं हैं। और उनके साथ आने वाले जो फोटोग्राफर्स थे फोटो खींचने के लिए, उनकी भी एक फौज तैयार हो रही थी। लेखक आगे लिखते हैं कि इंग्लैंड में जो खबरें छापी जा रही थी, जैसे इंग्लैंड में छपा कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है और उसकी जो कीमत है वह करीब 400 पाउंड है। तो यह बात इंग्लैंड में छप रही बहुत अच्छी बात है। इंग्लैंड के लिए गर्व की बात है कि उनकी महारानी हमारे देश में यानी कि भारत में आ रही है, उन्हें पता होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में वही सारे खबरें छप जाएं, ये कोई अच्छी बात नहीं थी। इतना तो छपा ही छपा, इसके साथ साथ ही एलिजाबेथ की जन्मपत्री छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे भी छाप दिए और महारानी के नौकर, बावर्ची, खानसामा, अंगरक्षक सबकी जीवनियां हमारे देश के अखबारों में छाप दी गई। और तो और महारानी के शाही महल में जो कुत्ते पलते हैं उनकी तस्वीरें भी अखबारों में छप गई। लेखक लिखते हैं, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। हमारे देश में जो चीजें हो रही थी इंग्लैंड में, वे सारी की सारी हमारे देश में, हमारे देश के अखबारों में छप रही थी। इसके साथ ही हिंदुस्तान में चारों ओर सनसनी फैली हुई थी और तहलका मचा हुआ था कि जो रानी 5,000 रुपए का सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके स्वागत में तो हमें बहुत कुछ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि महारानी बहुत अमीर हैं और जब अमीर हैं तो फिर तो उनकी शान और शौकत में हमें बहुत कुछ करना चाहिए। अब इसी समय दिल्ली ने अपनी ओर देखा। दिल्ली ने अपनी ओर देखा मतलब दिल्ली के जो राजनेता थे, जो वहां पर नेता बैठे हुए थे, उन्होंने दिल्ली की तरफ देखा और अचानक ही उनके मुंह से निकल गया कि वह आए हमारे घर खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। लेखक का यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि दिल्ली में जो राजनेता बैठे हुए थे उन्होंने महारानी के आने को खुदा की रहमत समझा, ईश्वर की कृपा समझा और फिर उन्होंने दिल्ली की तरफ देखकर और अपने तरफ देखकर क्या कहा कि हम तो उनका स्वागत करने के योग्य ही नहीं हैं। खैर, दिल्ली वासियों ने दिल्ली की साफ सफाई शुरू कर दी। दिल्ली की जो सड़कें थी उनकी मरम्मत करा दी गई, जो बिल्डिंग्स थी उन पर रंग रोगन करा दिया गया। तो दिल्ली को पूरी तरह से सजा दिया गया, संवार दिया गया, क्योंकि महारानी दिल्ली आ रही हैं और उनका स्वागत करने के लिए दिल्ली में जो राजनेता बैठे हुए थे वो पूरी तैयारी कर रहे थे। अब दिल्ली में सब कुछ हो रहा था और सब कुछ होने की उम्मीद थी, लेकिन एक नई मुसीबत सामने खड़ी हो गई और वह है जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम की नाक की दास्तान भी बड़ी पुरानी है। देखो बच्चों, इससे पहले मैंने आपको बताया कि जॉर्ज पंचम की एक लाट कोरोनेशन पार्क में स्थापित करा दी गई थी। तो जब हमारा देश आजाद हुआ, आजादी के बाद हमारे जो राजनेता थे उनमें से कुछ इस बात के पक्ष में थे कि अंग्रेजों की मूर्तियां देश में रहने दी जाएं और कुछ इस बात के पक्ष में थे कि उन्होंने हमारे देश पर बहुत अत्याचार किया है, इसलिए उनकी मूर्तियों को हटा दिया जाए, तोड़ दिया जाए। लेकिन सत्ताधारी जो लोग थे, जो सत्ता में थे, उन्होंने अंग्रेजों की मूर्तियों की सुरक्षा की और उनके आसपास पहरेदार लगा दिए गए। लेकिन इसके बाद भी जॉर्ज पंचम की मूर्ति को तोड़ने के लिए कुछ लोगों ने प्रयास किया और मूर्ति को तोड़ते समय
जॉर्ज पंचम के जो सिर पर मुकुट था वह टूटा और उसकी नाक टूट गई। इसके बाद जो सत्ताधारी लोग थे, वहां पर जो पहरेदार थे, उन्होंने उन्हें पकड़ लिया। तो इसलिए जॉर्ज पंचम की नाक टूट गई थी। तो जिस समय महारानी एलिजाबेथ आने वाली थी, तो दिल्ली के सत्ताधारी लोगों के सामने सबसे बड़ी परेशानी का सबब यही था कि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी। लेखक कहते हैं कि जितने भी राजनेता थे, उन्होंने सोचा कि रानी आए और नाक ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये तो बड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि उनके दादा की मूर्ति पर यदि नाक नहीं होगी तो हमारी नाक कट जाएगी। अब जितने भी देश के शुभ चिंतक थे, खैर ख्वाह कहते हैं शुभ चिंतक थे, उनकी एक मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में उस नाक का जो मसला था वह पेश किया गया। मीटिंग में बड़े बड़े परामर्श हुए, सबने अपनी अपनी राय दी। फिर एक मूर्तिकार को बुलाया और मूर्तिकार से कहा गया कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, तुम्हें इस जॉर्ज पंचम की जो लाट है इस पर नाक लगानी है। अब जो मूर्तिकार था वो कलाकार तो था, लेकिन पैसे से लाचार था, अर्थात वह गरीब था। तो जब उसने सब लोगों के, जितने भी वहां पर ऑफिसर बैठे हुए थे, उनके चेहरे देखे, बड़ी परेशानी थी उनके चेहरों पर, बहुत उदासी थी, तो वह भी बेचारा परेशान हुआ और उसकी आंख में भी आंसू आ गए। तब उसने मूर्तिकार से कहा गया कि भाई तुम्हें जो है किसी भी प्रकार से नाक लगानी है। मूर्तिकार ने कहा नाक तो लग जाएगी, पर मुझे पहले ये तो पता चले कि यह लाट कब बनी है, कहाँ बनी है, इसमें कौन सा पत्थर लगा हुआ है। अब जितने भी वहां पर पदाधिकारी ऑफिसर बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा कि ये पता लगाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। खैर जैसे तैसे करके मसला हल हुआ और क्लर्क को फोन किया गया। जितनी भी फाइलें थी अंग्रेजों के जमाने की, उन सब फाइलों को देखा गया, लेकिन क्लर्क ने आके कहा कि फाइलों में कुछ भी नहीं मिला, पता ही नहीं चला है कि ये कौन से पत्थर की बनी है, कब बनी है, किसने बनवाई है। तो जब कुछ भी नहीं पता चला, फिर मूर्तिकार को बुलाया गया। अब मूर्तिकार ने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, मैं हिंदुस्तान के प्रत्येक पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही एक पत्थर खोजकर ले आऊंगा। खैर कमेटी के जितने भी सदस्य थे वो सबके सब थोड़े से निश्चिंत हुए और इसी के साथ साथ जो सभापति थे उन्होंने भी भाषण दिया कि हाँ, ऐसी क्या चीज है जो हमारे देश में नहीं मिल सकती है। हमारे देश में तो सब कुछ मिल जाता है। लेकिन इसके बाद भी क्या हुआ कि जो मूर्तिकार था वह बेचारा चारों तरफ पूरे देश में चक्कर लगा आया, लेकिन उसे कहीं पर भी कोई ऐसा पत्थर नहीं मिला कि उसे समझ आए कि ये किस पत्थर की बनी हुई है और मुझे इस पर कौन सा पत्थर लगाना है। अब फिर से मीटिंग हुई, सभी लोग मीटिंग में बैठे, तो मूर्तिकार ने कहा, क्या कहा कि कमरे के दरवाजे बंद करो तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं। अब कमरे के दरवाजे बंद कर दिए गए, तो मूर्तिकार ने उन्हें एक सुझाव दिया कि देश में अनेक नेताओं की मूर्तियां भी तो हैं, अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए और आप लोग ठीक समझो तो जिस लाट की, जिस मूर्ति की भी नाक जॉर्ज पंचम की नाक पर फिट बैठ जाएगी, मैं उसी की नाक उतार कर ले आऊंगा और इस पर लगा दूंगा। क्योंकि जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी उसकी नाक जितनी टूटी थी उसका नाप उसके पास था। अब सबने एक दूसरे की ओर देखा, मीटिंग में जितने लोग बैठे हुए थे, और देखने के बाद एक बार को तो वो बड़े परेशान से हुए, लेकिन फिर एकदम से खुश हो गए और कहा, सभापति ने धीरे से कहा मूर्तिकार से कि ये काम तुम्हें बड़ी होशियारी से करना है। अब मूर्तिकार निकल पड़ा अपने जो शहीद क्रांतिकारी थे उनकी लाट देखने के लिए। पहले वह बंबई गया, दिल्ली से सीधे बंबई, वहां पर दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, शिवाजी, सर कावसजी जहांगीर की नाक उसने देखी, लेकिन सभी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। उसके बाद वह गुजरात गया, वहां गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई, इनकी
जो मूर्ति थी उसकी नाप उसने ली, वे भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। फिर ये बंगाल गया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय और अन्य जितने भी वहां पर और हमारे शहीद क्रांतिकारियों की मूर्तियां थी उनका निरीक्षण इसने किया, लेकिन उन सब की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। इसके बाद यह है उत्तर प्रदेश आया। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, इनकी नाक का नाप लिया तो ये भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। फिर ये मद्रास में देखा इसने सत्य मूर्ति की जो वहां पर लाट बनी हुई थी। फिर ये मैसूर गया, केरल, पंजाब में गया। कौन गया? मूर्तिकार। और वहां पर लाला लाजपत राय और भगत सिंह की जो मूर्तियां थी उनकी नाक इसने देखी, वे सब भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो अंग्रेज थे उनका सम्मान हमारे देशवासियों से बहुत कम है। तो हमारे देशवासी जितने भी शहीद क्रांतिकारी हैं उनका सम्मान अंग्रेजों की तुलना में अधिक है। इसीलिए हमारे देशवासियों की नाक ऊंची है। किससे? ब्रिटिशर्स से। इसका एक कारण ये भी है कि जो अत्याचारी होता है, जो जुल्म करने वाला होता है, उसका कभी भी कहीं भी सम्मान नहीं किया जाता है। और जो अपने देश के लिए शहीद हो जाता है, बलिदान दे देता है, उसका सम्मान विश्व भर में किया जाता है। इसके बाद मूर्तिकार वापस आया। फिर से मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग में सब लोग झुंझला गए। मूर्तिकार ने फिर सांत्वना दी और कहा, धीरे से बताया सभापति को कि सुना है बिहार के सेक्रेटरिएट के सामने सन 1942 में कुछ बच्चे शहीद हुए थे, उनकी मूर्तियां स्थापित हैं, तो शायद बच्चों की नाक ही जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर फिट बैठ जाए। तो यदि आप मुझे इजाजत दो तो मैं जाकर के एक बार उन्हें भी देख आता हूं। अब सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन कोई उपाय नहीं था, इसलिए मूर्तिकार को आज्ञा दे दी गई और मूर्तिकार बिहार भी चला गया। बिहार में जाकर के उसने देखा 1942 में 7 बच्चे थे, ये 9th to 12th क्लास के स्टूडेंट्स थे और ये वहां पर तिरंगा झंडा फहराने वाले थे। इनको गिरफ्तार कर लिया गया और वहीं पर इनको मार दिया गया था। तो ये शहीद बच्चे थे। वहां जाकर जब मूर्तिकार ने इनकी नाक की नाप ली तो इनकी नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। अर्थात हमारे देश के जो शहीद बच्चे हैं उनका सम्मान भी ब्रिटिशर्स से कहीं अत्यधिक है। अब मूर्तिकार बेचारा उदास परेशान फिर वापस आया। फिर से मीटिंग बिठाई गई। मीटिंग में जब सब परेशान थे तो जो मूर्तिकार था वो बेचारा पैसे से बहुत ही तंग थे, उसके पास पैसे नहीं थे, वह लाचार था, लेकिन हार मानने वाला नहीं था क्योंकि वह एक कलाकार था। तो जब उसने हार नहीं मानी तो उसके दिमाग में एक आश्चर्यचकित कर देने वाला ख्याल आया और उसने वहां बैठे हुए सभी लोगों से अपनी शर्त दोहराई। क्या? कि यहाँ पर कोई और नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आपको क्या परामर्श दे रहा हूं। अब जिस कमरे में सब लोग बैठे हुए थे, कमेटी बैठी हुई थी, उसके दरवाजे बंद कर दिए गए, खिड़कियां बंद कर दी गई। तो मूर्तिकार ने अपनी योजना बताई। क्या कहा मूर्तिकार ने? चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय यह है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। अर्थात जब कोई रास्ता ही नहीं है, कोई उपाय ही नहीं है, तो यदि तुम पैसे दो तो जिंदा नाक भी मिल जाएगी। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि हमारे देशवासी, जिन लोगों ने हमारे देश पर इतने अत्याचार किए, इतने दिनों तक राज्य किया, उन्हीं के सम्मान में हम अपने किसी भी जीवित व्यक्ति की नाक को समर्पित कर सकते हैं, अर्थात उसके सम्मान को समर्पित कर सकते हैं। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती।
अब यह बात सुनकर के चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन सभापति ने फिर एक दूसरे की तरफ देखा और घबराते हुए कहा कि क्या किया जाए। अब मूर्तिकार ने कहा कि आप ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम्हें किसी की नाक ढूंढ कर नहीं लानी, नाक मैं अपने आप चुन लूंगा कि मुझे किसकी नाक लगानी है, बस तुम्हें तो केवल पैसा देना है, तुम पैसा दे देना और मैं किसी भी जिंदा व्यक्ति की नाक काट के ला दूंगा और इस पे लगा दूंगा। अब जितने लोग बैठे हुए थे सबने कानाफूसी की, एक दूसरे से बात की और फिर वही कहा गया उससे कि भाई ठीक है, अब तुम लगाना चाहते हो तो इसी तरह से लगा सकते हो। इसके बाद अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जो जॉर्ज पंचम की लाट है उस पर उस मूर्ति पर नाक लग रही है। लेकिन जो वहां पत्रकार थे उस समय के, उन्होंने जनता को ये नहीं बताया, क्योंकि उन्हें उस समय पता भी नहीं था कि कौन सी नाक लगने वाली है। और जो अधिकारी थे उन्होंने पत्रकारों को नहीं बताया, केवल धीरे धीरे चुपके चुपके ही ये बात अंदर खाने ही चल रही थी कि नाक किसी जीवित व्यक्ति की लगेगी। तो अखबारों में केवल यही छपा कि नाक लग जाएगी जब तक वे आएंगे। खैर, उसके बाद दिल्ली में सारी तैयारियां की गई। जो वहां पर जॉर्ज पंचम की लाट थी, वहां आसपास हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के पास जो तालाब था उसे सुखा के साफ किया गया, वहां की गंदगी साफ की गई, उसमें ताजा पानी भरा गया, फव्वारे लगाए गए। क्यों? क्योंकि जब जिंदा नाक लगेगी तो वह एक दिन पहले लगेगी और जब रानी आएगी तब तक उस नाक से बदबू नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो जीवित मांस है। तो वहां पर जो है बदबू नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए नमी बनी रहनी चाहिए। तो वहां पर इस तरह की व्यवस्था की गई कि जिससे वह नाक ऐसी दिखाई दे कि हाँ लगी हुई है, नाक कटी हुई नहीं है बल्कि नाक लगी हुई है। अब वह खास दिन भी आया और जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों में खबरें छापी गई कि जॉर्ज पंचम की नाक लग गई है और ऐसी नाक लगी है कि जो बिल्कुल भी पत्थर की नहीं लगती, ऐसी लगती है जैसी जिंदा नाक लगाई गई है। यहां पर लेखक कहना चाहते हैं कि जो पत्रकारिता थी हमारे देश की उस समय की, वो बिल्कुल ही सतही पत्रकारिता थी। मतलब कहने का है कि बिल्कुल धरातलीय पत्रकारिता थी और पत्रकार अपनी जिम्मेदारी से अपनी भूमिका नहीं निभा रहे थे। उन्होंने लोगों को ये नहीं बताया, उन्होंने अपने पत्र में ये नहीं छापा कि जो नाक है वह किसी जिंदा व्यक्ति की नाक लगाई गई है। लेकिन एक काम जरूर हुआ जिस पर ध्यान देना चाहिए कि उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं छापी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, किसी को मानपत्र भेंट नहीं किया गया, हवाई अड्डे पर या स्टेशन पर किसी का स्वागत समारोह नहीं हुआ और किसी का ताजा चित्र भी नहीं छपा। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुत के लिए, बुत मतलब जो मूर्ति थी उसके लिए। यहां पर लेखक ने जो संकेतार्थ प्रस्तुत किया है वह यह है कि अखबार उस दिन चुप क्यों थे, क्योंकि वे आत्मग्लानि से भर गए थे। उन्हें अपनी भूमिका, अपना महत्व समझ में आ गया था। तो उन्होंने यह बात नहीं छापी कि जिंदा नाक लगाई गई है। क्यों नहीं छापी? क्योंकि उन्हें लगा कि यदि हमने ये बात अखबार में छाप दी तो क्या होगा, जनता में आक्रोश बढ़ेगा, जन आंदोलन हो जाएगा। तो इसलिए इस बात को उन्होंने थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर छापा। लेकिन उसके साथ ही जब वे आत्मग्लानि से भर गए तो उन्होंने महारानी एलिजाबेथ के आने की, उनके स्वागत समारोह की कोई भी खबर अपने समाचार पत्र में नहीं छापी और सारे अखबार खाली थे। बस एक ही खबर छापी कि जॉर्ज पंचम की नाक लग गई है और वह ऐसी है, लगती है देखने में कि जिंदा नाक है, पत्थर की बिल्कुल भी नहीं लगती है। इस प्रकार जो पत्रकार थे उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वहन बहुत ही अच्छी तरह से किया है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें दो बातें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। एक तो
जो पत्रकार होते हैं तो पत्रकारिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा, हम जब किसी का स्वागत सम्मान करते हैं तो हमें अपना सम्मान दांव पर नहीं लगाना चाहिए। हमारे देश की परंपरा है अतिथि देवो भव, बहुत अच्छा है, अतिथि का स्वागत करना चाहिए, लेकिन अपने स्वाभिमान और अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर किसी भी अतिथि का स्वागत नहीं करना चाहिए। कोई यदि हमारे घर आ रहा है, हमारे देश में आ रहा है, तो हमारा देश जैसा है वैसा ही रहेगा। हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही उसका स्वागत करेंगे, ना कि आने वाले की सामर्थ्य के अनुसार। लेकिन उस समय की हमारे देश के राजनेताओं की जो मानसिकता थी वह गुलाम मानसिकता थी। उन्हें लगता था कि अंग्रेज लोग यदि हमारी तारीफ नहीं करेंगे, हमारी प्रशंसा नहीं करेंगे तो हम अयोग्य हो जाएंगे। यानी कि उन्हें ब्रिटिशर्स से एक प्रमाण पत्र चाहिए था, तभी वो अपने आप को योग्य समझते थे। तो यही सारी बातें इस पाठ में लेखक ने व्यंग्यपूर्ण तरीके से बताई हैं। और इसका जो उद्देश्य है पाठ का वो यही है कि उस समय की परिस्थितियों से अवगत कराना और पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका से अवगत कराना, तथा इसके साथ ही अतिथि का स्वागत अपने स्वाभिमान और अपने आत्मसम्मान के साथ करना चाहिए। इन्हीं बातों को लेखक ने इस पाठ में अच्छी तरह से समझाया है। धन्यवाद।